बाजार में एक महिला और पुरुष जाते हैं। वो जाने के बाद उन्हें दुकान की तलाश थी ऐसी जहां पर संदूक मिल सके। जब संदूक की दुकान मिल जाती है तो आखिरकार वहां पहुंचते हैं। दुकानदार पूछता है कि आपको कितना बड़ा संदूक चाहिए और उसमें क्या सामान रखना है। जब जैसी बात आती है तो महिला और पुरुष हंसी मजाक में कह देते हैं कि हमें एक लाश रखनी है। और जैसी लाश रखने वाली बात आती है दुकानदार एकदम से सकपका जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है। बहन जी कैसी बातें कर रही हो, आप कौन हैं? वो बताया जाता है कि हम पति और पत्नी हैं। जैसी पति और पत्नी वाली बात आती है तो वो दुकानदार भी हंस देता है। हंसते हुए कहता है कि साहब देखो, जब से मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति की हत्या करके उस ड्रम में पैक की है, तब से जहां देखो वहां पर इसी बात की चर्चा होती रहती है कि आखिरकार ये पतियों के साथ हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई खतरे वाली बात नहीं है, आप तो खुद ही पति और पत्नी हैं। आपको वैसे कितना बड़ा संदूक चाहिए? जब ये बड़े संदूक वाली बात आती है तो संदूक दिखाए जाते हैं। दिखाने के बाद एक संदूक समझ में आ जाता है और आखिरकार उसका जो मोल भाव होता है, तो मोल भाव करने के बाद वो संदूक बिक जाता है। लेकिन जब संदूक जा रहा था तो उस व्यक्ति ने, उस दुकानदार ने उस संदूक पर अपना नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद आखिरकार वो बिक जाता है। एक दो दिन बीत जाते हैं, फिर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। एक दो दिन के बाद पुलिस आती है और आके कहती है कि ये संदूक, उसके फोटो दिखाए जाते हैं कि क्या तुम्हारी दुकान से गया हुआ है? दुकानदार कहता है कि हाँ साहब, संदूक तो मेरे यहाँ से गया हुआ है, ये इसकी पहचान रही, मेरे यहाँ से ही गया है। तभी पुलिस कहती है कि संदूक के अंदर लाश निकली है। अब ये लाश किसकी थी, किसकी नहीं थी? पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढना चाहती थी। आखिरकार पुलिस ने कैसे कातिलों तक पहुंचती है और लाश किसकी थी, आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की, यही जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये घटनाक्रम जैसे मुस्कान रस्तोगी का घटनाक्रम बहुत ज़्यादा चर्चित हो गया, तो उस प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा चर्चित घटनाओं में से एक घटना बन गई है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर की। दरअसल डीडी नगर थाना क्षेत्र के वंडरलैंड पार्क के पास एक जगह लगती है, डिपरा नाला। डिपरा नाला के पास लगभग 100 मीटर की उसमें दूरी पर एक बस्ती है। उस बस्ती में 23 जून 2025 की दोपहर 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। दुर्गंध सी आ रही थी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे वक्त की सुई आगे चल रही थी, वैसे वैसे दुर्गंध का जो लेवल था वो लगातार बढ़ता चला जाता है। अब लोग आपस में एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि यार सुबह से ही दुर्गंध सी आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि ये दुर्गंध आ कहाँ से रही है। तभी लोग, जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो वक्त लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास की बात रही होगी और जहाँ से दुर्गंध बहुत ज़्यादा आ रही थी वहाँ तक कई लोग इकट्ठे होकर पहुँच जाते हैं। जाकर देखते हैं कि डिपरा पाड़ा जो नाला है उसके पास में एक झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के पास में संदूक पड़ा हुआ है। संदूक नया संदूक था। आखिरकार उस ट्रंक में ऐसा क्या था कि जिसमें बदबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। तुरंत ही 23 जून 2025 की दोपहर 2 बजे के आसपास किसी व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन किया और जैसे ही बात ये पुलिस तक पहुंच जाती है तो डीडी नगर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंच जाती है। साथ ही सर्विलांस टीम और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आ जाती है और मौके पर आने के बाद अब लोगों की मौजूदगी में इसकी वीडियोग्राफी कराई जाती है और उस संदूक को खुलवाया जाता है। जैसे ही संदूक खुलता है तो संदूक के अंदर से लाल रंग का एक ट्रॉली बैग निकलता है। वो ट्रॉली बैग फट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दबाव के चलते वो फट चुका है और उसके दबाव के बारे में पता चलता है कि उसके अंदर एक लाश पड़ी हुई थी। लाश जैसे जैसे फूल रही थी वैसे वैसे वो ट्रॉली बैग फटता चला जा रहा था। आखिरकार पुलिस ने जब और तफ्तीश करने की कोशिश की है तो उसे सीमेंट से बाकायदा पूरी तरह से पैक किया गया था और सीमेंट से पैक होने की वजह से ही वो शायद उसमें इतनी दुर्गंध शुरुआत में तो नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो फटता चला जाता है तो उसी हिसाब से उसमें दुर्गंध बढ़ रही थी। आखिरकार पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और जांच पड़ताल करने के बाद जब उस संदूक को बाहर निकाला जाता है तो उस पर लिखा हुआ था हब्बू भाई। हब्बू भाई जैसे लिखा हुआ है, इसके बाद पुलिस की कई टीमें लग जाती हैं काम में। अब पुलिस ने इस संदूक को देखा तो बिल्कुल नया था। अब नए संदूक की वजह से फिर पुलिस ने क्या, एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद यहीं पास में एक बाज़ार लगता है। उस बाज़ार में, जो कि गोल बाज़ार है, वहाँ पर पुलिस की टीम एक भेजी जाती है और जितने भी ऐसे दुकानदार थे जहाँ जो संदूक बेचा करते हैं उन दुकानदारों के पास टीम पहुँच जाती है। हर एक दुकान के पास पहुंचते हैं। लगभग 5वीं दुकान पर जाने के बाद पता चलता है कि हब्बू भाई की दुकान यही है। हब्बू भाई की दुकान होती है शब्बीर स्टील ट्रंक फैक्ट्री के नाम से, जहां पर हर प्रकार के थोक में, फुटकर में बताती है कि बहुत पुरानी दुकान ये होती है। तो दरअसल इस दुकान पर कौन आया था, कौन नहीं आया था, अब इस हब्बू भाई से पूछा जाता है। पुलिस पूछती है कि तुम्हारे यहाँ से कोई ट्रंक गया होता? उसका फोटो दिखाया जाता है। देखते को कह जाता है कि साहब मेरे यहाँ से गया था। हाँ, लेकिन इस ट्रंक को मैंने 22 जून 2025 को दिया था। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि एक स्कूटर पर बैठकर एक महिला और एक पुरुष, ये 2 जने आए थे और उन्होंने अपने चेहरे को कवर किया हुआ था।
अब बात चेहरे कवर करने वाली बात आती है, तो वहाँ जो आसपास में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो उससे बिल्कुल तस्दीक हो जाती है, पता चल जाता है कि वाकई एक महिला और पुरुष और वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर आए थे। लेकिन वो कौन थे, कहाँ से थे, अब इसका ये पता निकालना पुलिस के लिए ज़रूरी था। अब जब इससे हब्बू भाई से पूछा जाता है कि क्या तुम बता सकते हो कि उनका कोई नंबर वगैरह कुछ, तो कहते हैं कि साहब उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया था, जो भी संदूक के पैसे गए थे वो ऑनलाइन गए थे। बस यहीं से पुलिस के लिए कि इतना बड़ा रास्ता खुल जाता है कि पुलिस ने ये सोचा भी नहीं था कि इतना जो अंधा कत्ल था, आखिरकार अभी तक कत्ल किसका हुआ है, किसने किया है, ये पता नहीं चल पाया था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को एक लीड मिल चुकी थी। आखिरकार पुलिस ने जब ये पता किया कि ऑनलाइन पेमेंट किसने किया है, तो अंकित उपाध्याय नाम के किसी व्यक्ति ने ये पेमेंट किया था, जो कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 में रहते हैं, जो कि रायपुरा इलाका में लगती है। रायपुर के रायपुरा इलाके के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 में आखिरकार पुलिस वहां पर पहुंचती है। वहां जाने के बाद जो आसपास के लोगों से सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज थी, जब वो इकट्ठा करते हैं, तो वहां जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ वाकई ये जो व्यक्ति हैं जो इसमें सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, उसका नाम अंकित है और उसकी पत्नी है शिवानी शर्मा। शिवानी शर्मा और अंकित ये हैं कहाँ पर, जब इनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि परिवार के जो आसपास के लोग थे वो कहते हैं कि भाई वो दिल्ली निकल गए हैं, उन्हें बहुत ज़रूरी काम था। ये बात जब वहाँ के अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने, उच्च अधिकारी यानी कि एसएसपी को सूचना दी, एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह, उन्होंने तुरंत ही इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद ये पूछा गया कि आखिरकार वो दिल्ली कैसे गए हैं, तो पता चलता है कि वो फ्लाइट से गए हैं। तुरंत ही उन्होंने दिल्ली की पुलिस से संपर्क किया और दिल्ली की पुलिस ने सीआरपीएफ एयरपोर्ट वाली एयरपोर्ट की जो सीआरपीएफ होती है उससे संपर्क किया। और ये जो हवाई जहाज़ था रात को 8 बजे 23 जून को यहाँ से उड़ के दिल्ली जा चुका था, लेकिन पुलिस उसे कैसे रोकती, क्योंकि वो अब दिल्ली जाता है तो पहले ही वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान होते हैं। तो यहाँ अंकित उपाध्याय और उसकी जो पत्नी होती है शिवानी शर्मा, उनको हिरासत में ले लेते हैं। अब उनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो प्राइम सस्पेक्टेड वही थे। अब पुलिस ने जब उनसे पूछताछ किया है तो इन्हें पकड़े हुए पुलिस को 7 घंटे का समय हो चुका था। अब जो भी कानून की कार्रवाई थी, फॉर्मेलिटीज़ थी, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आखिरकार उनको 24 जून 2025 की दोपहर को लेकर ये वापस छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहुंच जाते हैं। अब इनके बारे में पता चलता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस से रिटायर्ड एएसआई का बेटा होता है अंकित, जो कि पेशे से वकील होता है। इसकी पत्नी जिसका नाम शिवानी शर्मा होता है। आखिरकार इसके बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि अंकित ज़मीन और घर इनको खरीदने का और बिकवाने का ये काम करता है। तभी उससे जब पूछा जाता है कि लाश किसकी थी और तुमने ये ट्रंक क्यों खरीदा, किसके पीछे की क्या वजह थी, तो शुरुआत में जैसे पुलिस के सामने अक्सर लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं, तो इस वकील ने भी कुछ इसी तरह की बातें करना शुरू कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे बातचीत करना शुरू किया है तो उसने बताया कि इस जो लाश थी उस ट्रंक के अंदर, उसके जो ट्रंक में सूटकेस रखा हुआ था, उस सूटकेस के अंदर जो लाश थी वो थी किशोर पैंकरा की। किशोर पैंकरा की लाश थी। लगभग ये 55 साल के आसपास इस व्यक्ति की उम्र होती है। तो पुलिस पूछती है कि आखिरकार तुमने इसको क्यों मारा, इसके पीछे की क्या वजह थी। तो बताता है कि पुलिस की जो जांच पड़ताल में सामने आता है कि हांडीपारा एक जगह लगती है, उसके HMT चौक के पास ये किशोर पैंकरा रहते थे और बिल्कुल अकेले रहते थे। दरअसल साल 2015 और 16 में इन्होंने हांडीपुरा का एक अपना घर होता है, उस मकान का सौदा कर दिया था 50 लाख रुपए के आसपास का। और इस मकान को खरीदने के लिए आते हैं चंद्र प्रकाश कुर्रे। चंद्र प्रकाश कुर्रे ने ये सौदा तय कर लिया और उसने कहा कि मैं 50 लाख रुपए जितनी जल्दी हो सकेगा आपको दे दूंगा। लेकिन इसे मकान को बेचते ही किशोर पैंकरा के मन में कुछ कहते हैं गलत ख्याल आ जाता है। उन्होंने अपने ही सौदे को पलट दिया और वो उस मकान को बेचना नहीं चाहते थे। अब जैसे मकान को बेचना नहीं चाहते थे, मामला विवादित हो जाता है। और जैसे विवादित होता है तो किशोर पैंकरा ने संपर्क किया अंकित से कहा कि भाई मैं अपना मकान है उसको मैंने सौदा कर दिया था, लेकिन मैं उसे बेचना नहीं चाहता, बस किसी भी कीमत पर मेरा मकान बिकना नहीं चाहिए। अब ये अंकित उपाध्याय ने कहा कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें पूरे आपकी मदद करूँगा और ये मकान बिकेगा नहीं। अब यहाँ से इन दोनों की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो वाकई मकान बिकने नहीं देता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद बजरंग नगर में एक और मकान होता है इस किशोर के मकान को वो बिकवा देता है और वो मकान बिकता है 30 लाख रुपए के आसपास का। और जैसे 30 लाख रुपए का मकान बिक जाता है, रजिस्ट्री हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो पैसे को ये वकील साहब अपने पास रख लेते हैं। यानी कि अंकित उपाध्याय पैसे अपने पास रख लेता है और वो मकान की रजिस्ट्री कर देता है। अब बार बार जब पैसे की मांग की जाती थी तो ये कोई ना कोई वकील साहब अपना बहाना ले दिया करते थे, क्योंकि बहाना इसलिए ले दिया करते थे जो पैसे थे वो सट्टे में और शेयर मार्केट में खर्च कर देते हैं, उनके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। अब वकील साहब से जब लगातार तगादा हो रहा था तो तगादे में बात आगे बढ़ रही थी, कई बार गुस्सा भी हो जाती है। तभी इसी बीच में एक एक्सीडेंट हो जाता है किशोर पैंकरा का, और जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक तरह से विकलांग हो जाता है, यानी कि वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है।
अब वो व्हील चेयर पर चलता है। अब इस बीच में वो उसको पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वकील साहब से कहता है कि वकील साहब मुझे मेरे पैसे दे दो। तभी वो कहता है कि मेरे पास अभी फ़िलहाल तो पैसे हैं नहीं, आप वैसे भी अकेले रहते हैं, ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है, आज से मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा, आप खाने पीने से लेकर नहाने धोने की सारी व्यवस्था की मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं करूँगा सारा काम। जैसे किशोर ने ये बात सुनी, उसने कहा ठीक है, जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक आप ही मेरी सेवा पानी करोगे। अब इस तरह की बात आती है और ऐसे करते हुए जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो लगातार इसकी डिमांड बढ़ने लगती है। जो किशोर होता है, किशोर कभी खाने के लिए कभी कुछ सामान मंगाता था, कभी किसी होटल से मंगाता था। इस तरह से लगातार डिमांड बढ़ रही थी और अंकित उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपकी डिमांड लगातार बढ़ रही है और हम आपकी डिमांड इस तरह से पूरी नहीं कर पाएंगे। अब ये डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे तो पैसे दे दो। इसी बात में इनमें कुछ आपस में कुछ कहा सुनी जैसी स्थिति हो जाती है। अब इन्हें लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि पैसे लगातार मांग रहा है कि क्या करूं, तो वो पैसे देना नहीं चाहता था। इसलिए उसने ये प्लान बनाया, अंकित ने। 21 जून 2025 को किशोर पैंकरा को वो अपने फ्लैट पर बुलवा लेता है, 30 जो कि D321 इंद्रप्रस्थ फेस 2 रायपुरा, वहाँ बुलवा लेता है। बुलवाने के बाद उसे आराम से नाश्ता पानी कराते हैं, पोहा खिलवाया जाता है। पोहा कुछ खाने के बाद उसे नींद आ जाती है। जैसे ही वो सोता है किशोर पैंकरा, इसी बीच में शिवानी और अंकित दोनों सक्रिय हो जाते हैं। शिवानी ने हाथ पैर पकड़े और इसी बीच में मौका पाते अंकित ने उसका गला दबा दिया। 15 से 20 सेकंड तक वो उसका गला दबा के रखता है और इसी बीच में वो अपने प्राण त्याग देता है, मर जाता है। लेकिन अंकित को और शिवानी को तसल्ली नहीं हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद ये बच ना जाए, इसलिए उसका किसी धारदार हथियार से गला रेत देते हैं और गला रेतने के बाद आराम से तसल्ली से उसको एक जगह डाल देते हैं। अब उन्हें पूरा इत्मीनान हो जाता है कि ये पूरी तरह से मर चुका है, लेकिन उसका जो ब्लड था वो काफ़ी मात्रा में बह चुका था। लेकिन उन्होंने इसी बीच में मौका पाते ही उसकी जो लाश थी वो एक लाल रंग के बैग में पैक कर देते हैं। और पैक जब कर रहे थे तो उसका जो शरीर था वो उसके अंदर आ नहीं रहा था। उसे तोड़ मरोड़ के जिस तरह से हाथों को पैरों को उस कुल मिला के उसके अंदर पैक कर देते हैं और तभी सोचते हैं कि क्यों ना इसे सीमेंट इस पर डाल दिया जाए तो ये और भी थोड़ा मजबूती से पैक हो जाएगा और दुर्गंध नहीं आएगी। यही सब उन्होंने सोचा था। लगभग 30 किलो सीमेंट का इंतज़ाम किया जाता है और इंतज़ाम करने के बाद उसी सूटकेस में उसको ट्रॉली बैग में उसको पैक कर दिया जाता है और जैसे पैक करते हैं उस पर वो घोल ऊपर से डाल देते हैं। अब ये जैसे जैसे सूख रहा था तो उसमें कुछ उन्होंने परफ्यूम, कुछ जो भी अपने खुशबू वाली चीज़ें थी ताकि इसमें दुर्गंध ना आए, उन्होंने अपनी को पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रखी थी। लेकिन तैयारी करने के बावजूद भी उसमें जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, 8-10 घंटे बीत जाते हैं तो वो लाश डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। लाश जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था उसमें से और ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। तभी वो प्लान करते हैं कि क्यों ना इसे यहाँ से फेंक दें। और जब इस लाश को उठाने की उन्होंने कोशिश की, यानी कि बैग को उठाने की कोशिश की, तो बैग भारी हो चुका था। 30 किलो से ज़्यादा तो उसमें सीमेंट वगैरह लग चुका था और उसकी लाश लगभग 55-60 किलो के आसपास का वो खुद था। अब दोनों पति और पत्नी से उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके बाद वो 22 तारीख को, यानी कि 22 जून 2025 को ये बाज़ार में जाते हैं और बाज़ार में जाने के बाद एक ट्रंक खरीदते हैं और ट्रंक खरीदने का इनका मकसद यही था कि उसके अंदर उस लाश को वो छुपा देंगे। आखिरकार वह दुकान पर जाते हैं, दुकान पर जाने के बाद उसको खरीदते हैं। अब जब खरीद रहे थे तो उसका ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। हंसी मजाक की बात थी, लेकिन ये जो हब्बू भाई हैं जब भी अपने कोई किसी संदूक को या गेहूं की रखने वाली जो कोठी होती है उसको या कोई और भी अपना सामान जो होता है उसको बेचते हैं तो उस पर अपना नाम लिख देते हैं एक मार्कर से, ताकि वो आसानी से छूटे ना। और उन्होंने अपना नाम लिख दिया था हब्बू भाई। हब्बू भाई जो बाज़ार में एक मशहूर दुकान होती है, पुरानी दुकान होती है। आखिरकार उस लाश को इसमें जो बैग था, सूटकेस था, उस ट्रंक में रखा जाता है, संदूक में रखा जाता है। उसके बाद वहाँ से दो लोगों की मदद से उस फ्लैट से नीचे लिफ्ट की मदद से निकलवाया जाता है। और जब उसे निकाल रहे थे तो इस बीच में एक लड़का वहाँ से गुजर रहा था। उस लड़के का नाम ऐश्वर्या होता है। तो ऐश्वर्या देखता है और देखने के बाद उनसे पूछता है कि भाई इसमें क्या है। तो जब वो पूछने वाली बात आती है तो वो लोग जवाब नहीं देते, क्योंकि जो लोग उसे उतार रहे थे ट्रंक को, तो उन्होंने अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। उसे बड़ा शक सा होता है। इसी बीच में उस ट्रंक को आगे चलने के बाद एक ऑल्टो कार होती है पुरानी सी, उसका नंबर भी टूटे हुए थे, नंबर प्लेट। तो उन्होंने उसके अंदर पीछे वाले जो सीट थी उसको हटाने के बाद उस संदूक के उसके अंदर फिट कर देते हैं और यहाँ से लगभग 100 मीटर या 150 मीटर के आसपास, 1.5 किलोमीटर के आसपास एक जगह लगती है, वहाँ पर जाकर लाश को फेंक देते हैं, ये सोचकर कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे और कभी इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं होगा। और उन्हें इस बात की भी पूरी तरह से तसल्ली थी, क्योंकि जो व्यक्ति है किशोर पैंकरा, वो बिल्कुल अकेला रहता था, उसके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। यही सोचकर कि इसकी कोई पैरवी करेगा नहीं और वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन उस संदूक पे जो हब्बू भाई लिखा हुआ था वहाँ से लीड मिल जाती है। हब्बू भाई की यहाँ पर जो पेमेंट किया गया था वो ऑनलाइन पेमेंट किया गया था और ऑनलाइन पेमेंट में बैंक में पूरी जानकारी थी। उस हिसाब से पुलिस आखिरकार पहुँच जाती है और कातिलों को
पकड़ लेती है। फिलहाल पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के बाद इनसे और भी पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इसमें पूरा मामला है क्या और भी क्या वजह हो सकती हैं। तो पुलिस इस हर एक बिंदु को जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलवाई जा सके और समाज को एक संदेश दिया जा सके। शुरुआत में लग रहा था कि हंसी मजाक की बात थी, लेकिन ये बात एक सच निकलती है, और वो भी कत्ल होता है, वो भी भयानक रूप में होता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।